हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर क्लास। क्या हाल चाल है आप सभी का? होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर क्या स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास के अंदर। तो हमारा सबसे पहले कोर्स क्या है, जिस कोर्स पर हम बात करने वाले हैं वो कोर्स है हमारा सीए फाउंडेशन। ठीक है, अब इस कोर्स के अंदर हम कौन से पेपर पर बात करने वाले हैं। तो हमारा एक 100 मार्क्स का पेपर बनता है, जिसके अंदर दो पेपर आते हैं हमारे। एक आता है लॉ का और एक आता है बीसीआर का। ठीक है, एक सेक्शन हमारा 60 मार्क्स का होता है और एक सेक्शन हमारा 40 मार्क्स का होता है। हम यहाँ पर कौन से सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर मिल करके करने वाले हैं जो हमारा 60 मार्क्स का सेक्शन है, जो हमारा लॉ का सेक्शन है। ठीक है, टोटल पेपर ये हमारा 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से दो पार्ट्स इसके बन जाएंगे, एक लॉ का होगा एक बीसीआर का होगा। लॉ 60 मार्क्स का है, बीसीआर 40 मार्क्स का है। और ये पेपर हमारा कैसा होने वाला है, कंप्लीटली ये पेपर हमारा होगा सब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर। इस फॉर्म के अंदर होगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में ये हमारा पेपर होगा। ठीक है, मतलब हमें इसके अंदर आंसर राइटिंग करनी होगी, ऑप्शनल नहीं होगा, कंप्लीटली ये सब्जेक्टिव होगा। अब इसके अंदर हमें आईसीएआई ने कुछ एक्ट्स प्रोवाइड करवाए हुए हैं। टोटल इस सिलेबस के अंदर हमारे 5 एक्ट हमें मिले हुए हैं, जिन पर हमें स्टडी करनी है और उन्हीं पर बेस्ड हमारा एग्ज़ाम होगा। वो 5 एक्ट कौन से हैं हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ लॉ। सर, हम बेसिक्स ऑफ लॉ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर हम लॉ को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसके अंदर हमें लॉ का इंट्रोडक्शन मालूम होना चाहिए, क्योंकि वही हमारा बेस होगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा, अगर आप अभी सिर्फ सीए फाउंडेशन को हिट करके चलोगे तो फिर आपका बेस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। अगर आप अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं कि आपका इंटर और फाइनल भी उतना ही स्ट्रॉन्ग हो, तो उसके लिए आपको सीए फाउंडेशन पर ही वर्क स्टार्ट करना पड़ेगा, और तभी आप आगे चल के एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के फॉर्म में आ सकेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्या, बेसिक्स ऑफ लॉ। बेसिक्स ऑफ लॉ। अब बेसिक्स ऑफ लॉ हम स्टार्ट करें, उसके अंदर पहला हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। सबसे पहला बिल्कुल यही आएगा कि जिस फैमिली में हम एंटर कर रहे हैं, उस फैमिली में हम जिनके बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, लॉ। तो हमें लॉ के बारे में मालूम होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, व्हाट इज लॉ। व्हाट इज लॉ। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर हमें कैसे मिलेगा। आप एक बात सोचिए कि कहीं पर एक पर्सन रह रहा है, वो अकेला रह रहा है, क्या उसे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी? वो अपनी मर्जी से काम करेगा, अपने हिसाब से काम करेगा, अपनी प्रोसेस चलाएगा, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन वहीं पर एक और पर्सन आ जाए, वहीं पर क्या आ जाए, एक और पर्सन आ जाए, तो क्या होगा कि उन दोनों पर्सन्स के ओपिनियन में डिफरेंस आ जाएगा या नहीं आएगा? ठीक है, बिल्कुल। क्या हो जाएगा वहाँ पर जो क्रिएट हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। वहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया। जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया तो वहाँ पर उनके इमोशंस में भी क्या होगा, डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो इमोशंस उनके अलग अलग हो जाएंगे। जब इमोशंस अलग अलग होंगे तो उनकी थॉट प्रोसेस भी अलग होगी। एक पर्सन अलग तरीके से सोचेगा, एक पर्सन अलग तरीके से सोचेगा, तो उनकी थॉट प्रोसेस भी अलग हो गई। जब थॉट प्रोसेस अलग हुई तो फिर उनके एक्शंस भी अलग हो जाएंगे, और जब एक्शंस अलग होंगे, एक पर्सन अलग एक्शन करेगा, दूसरा पर्सन अलग एक्शन करेगा, उनके एक्शंस में डिफरेंस होने से दोनों को क्या होगा, डैमेज होगा। हो सकता है एक को फायदा हो जाए, एक को डैमेज हो जाए। तो हमें उस चीज़ को क्या लेकर के आना है, सिस्टम में लेकर के आना है। इस बात को हम एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक टीचर है और एक स्टूडेंट है। अब टीचर ने कहा कि आपकी क्लास सुबह 10 बजे होगी, और स्टूडेंट ने कहा कि सर 10 बजे तो मैं उठता ही नहीं हूँ,
तो मैं 10 बजे क्लास में पहुंच कैसे जाऊंगा, ठीक है। और स्टूडेंट ने कहा सर आप क्लास 2 बजे रख लीजिए। अब टीचर ने कहा कि मैं 2 बजे क्लास नहीं रख सकता हूं, आपको 10 बजे ही आना पड़ेगा। अब यहां पर क्या क्रिएट हो गया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट हो गया या नहीं हुआ? टीचर और स्टूडेंट के बीच क्या क्रिएट हो गया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तब उनके एक्शंस भी क्या हो गए, अलग हो गए। अब अगर टीचर स्टूडेंट को 2 बजे बुलाता है तो उसमें डैमेज किसको होगा, टीचर को होगा। अगर स्टूडेंट 10 बजे आता है तो डैमेज किसको होगा, स्टूडेंट को होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या किया गया, टीचर ने कहा कि थोड़ा डैमेज तुम बियर करो, थोड़ा डैमेज मैं बियर करता हूं, बीच का रास्ता निकालते हैं, अपने टाइम रखते हैं कितने का, 12 बजे का, अपने टाइम रख लेते हैं 12 बजे का। तो यहां पर क्या कर दिया गया, 2 ओपिनियन के डिफरेंस को खत्म करने के लिए एक बीच का रास्ता निकाल दिया गया, और वहां पर एक अलग रास्ता निकाल करके उस प्रॉब्लम को किस में ले आया गया, सिस्टम में ले आया गया, ठीक है ना। तो यही काम होता है बिल्कुल लॉ का, कि जब एक पर्सन को प्रॉफिट हो रहा हो कहीं और दूसरे पर्सन को उसी एक्शन से कहीं डैमेज हो रहा हो, तो उन दोनों को सिस्टम में लाने के लिए क्या बनाया जाता है, लॉ बनाया जाता है, ठीक है। आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसकी एक डेफिनेशन लिख करके कि लॉ होता क्या है। लॉ इज ए सिस्टम ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। आपको यहां पर ध्यान रखने वाली क्या बात है, यहां पर जो आपको जिस पर फोकस करना है, आप इसको रूल्स एंड रेगुलेशंस भी कह सकते हैं, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं। ऐसे कोई नियम या सिद्धांत जो 2 ओपिनियंस या किसी 2 ऑपोजिट सिचुएशंस के डैमेज को कवर करते हैं या उनको सिस्टम में लेकर के आते हैं, वो क्या होते हैं, लॉ होते हैं। वो क्या होते हैं, लॉ होते हैं। तो यहां पर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को क्या कहा जाता है, लॉ कहा जाता है। व्हाट इज लॉ, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है इसका। हम क्या कहेंगे, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज लॉ, सो व्हाट यू से, सर रूल्स एंड रेगुलेशंस आर लॉ। क्लियर। चलिए, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज लॉ का आंसर हमने यहां पर थोड़ा लॉ का मीनिंग जो है उसको समझने की कोशिश की है। आगे हम बात करते हैं, अब हमें इसके मीनिंग के साथ साथ थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री को भी जानना होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ की जब हम इमारत खड़ी करते हैं तो हम सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करते हैं, उसकी फाउंडेशन से, उसकी नींव से करते हैं। जब नींव स्ट्रांग होगी, उसकी फाउंडेशन अच्छी होगी, तभी इमारत भी अच्छी खड़ी होगी। तो उसके लिए हमें इसकी हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए, जिससे कि हमें आगे आने वाले कंसेप्ट्स को समझने में बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, हिस्ट्री ऑफ लॉ। अब आप लोग नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए और मेरे साथ साथ नोट कीजिए। नोट करने के बाद हम उस पूरे कंसेप्ट पर बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे उसको पॉइंट्स में बना करके लिखेंगे, पैराग्राफ में। जब आप अपना आंसर भी करें, क्योंकि आप पेपर आपका सब्जेक्टिव है, तो जब आप सब्जेक्टिव पेपर को आंसर कर रहे होंगे अपना क्वेश्चन, तो आप जितना हो सके कोशिश करें कि आप अपना आंसर पॉइंट्स में बनाने की कोशिश करें, ताकि जो आपका एग्जामिनर है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा, उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जो आपने आंसर लिखा वो उसको क्लियर कट वहाँ पर जल्दी से समझ में आ जाए, तभी आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखिए, एंशिएंट इजिप्टिशियन लॉ। Egyptian law dating as far back as 3000 BC. 3000 BC contained a civil code, that was probably broken into 12 books.
चलिए सबसे पहले पहले पॉइंट पर ही हम बात कर लें कि इस पूरे पॉइंट में हमें क्या मिल रहा है। सबसे पहला लॉ, दुनिया का सबसे पहला लॉ कौन सा माना जाता है? उसका आंसर ये रहा, एंशियंट इजिप्टिशियन लॉ। दुनिया का सबसे पहला लॉ एंशियंट इजिप्टिशियन लॉ को माना जाता है। ये कब आया था? 3000 BC, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो 3000 ईसा पूर्व, 3000 बिफोर क्राइस्ट ये आया था। और इसके अंदर क्या कंटेंट किए गए थे? सिविल कोड कंटेंट किए गए थे। और ये कितनी बुक्स वाला लॉ था? ये कितनी बुक्स वाला लॉ था? कितनी बुक्स में इसको तोड़ा गया था? तो ये 12 बुक्स वाला लॉ था। यहां पर कुछ पॉइंट्स हमने हाईलाइट किए हैं, उन पर फोकस करिएगा, आपको इसका सारा आंसर मिलेगा। हम बात कर रहे हैं यहां पर हिस्ट्री की। पहला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे पहला लॉ, आंसर आएगा एंशियंट इजिप्टिशियन लॉ। कब आया था? 3000 BC में। क्या कंटेंट किया गया था इसके अंदर? सिविल कोड कंटेंट किए गए थे। और ये कितनी बुक्स वाला लॉ था? 12 बुक्स वाला लॉ था। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड पॉइंट नोट करना स्टार्ट करिए। सेकंड पॉइंट के अंदर लिखिए, इट वॉज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ Ma'at, characterized by tradition, rhetorical speech, and impartiality। एक चीज़ रहेगी इसमें, वो भी नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिए। impartiality एंड सोशल इक्वालिटी। तो देखिए, सेकंड पॉइंट हमें हिस्ट्री के रिगार्डिंग क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये पॉइंट हमें बता रहा है कि इसका कंसेप्ट किस पर बेस्ड था। इसका जो कंसेप्ट था वो बेस्ड था माएट। माएट का क्या मतलब है सर? तो ये जो माएट है वो इजिप्ट की गॉडेस मानी जाती है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रख करके ये जो उनका पहला लॉ था उसका कंसेप्ट उन्होंने बनाया था। और क्या करेक्टराइज्ड किया गया था उसके अंदर? ट्रेडिशन। ठीक है, मतलब वहाँ का जो भी कल्चर है उसको बेस बना करके उन्होंने लॉ बनाया था। रिटोरिकल स्पीच, बहुत सारे शब्द, देखो 12 बुक्स उन्होंने बनाई थी तो बहुत सारे वर्ड्स उन्होंने उसके अंदर ऐड किए थे, बहुत बढ़ा चढ़ा कर उसे मतलब दिखाया था। इम्पार्शियलिटी को ध्यान रखा गया था कि सभी को एक से राइट्स मिलें और सभी की एक सी ड्यूटीज़ हों। और सोशल इक्वालिटी को भी वहाँ पर ध्यान रखा गया था कि किसी भी तरह की कास्ट को लेकर के या अदर जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो उनको दूर करके वो लॉ क्रिएट किया गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने पॉइंट डिस्कस किया है किसके रिलेटेड? हिस्ट्री के रिलेटेड। अब देखिए कि इसको दुनिया का पहला लॉ क्यों कहा जाता है। ऐसा तो है नहीं कि उससे पहले दुनिया बसी नहीं होगी। ठीक है, इसको पहला लॉ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वर्ड का पहला डिकोडेड लॉ है। डिकोडेड लॉ मतलब वर्ड का पहला लिखा हुआ लॉ है, जिसे लिख करके दिखाया गया था वो लॉ ये एंशियंट इजिप्टिशियन लॉ है। उससे पहले भी देखिए, आपको एक बात बताते हैं कि एक ट्राइब है जो कि इंडिया के ही अंडमान निकोबार पर रहती है और वो 6000 साल से वहाँ पर रह रही है और वो भी वहाँ सरवाइव कर रही है और काफ़ी पुरानी मतलब मानी जाती है वो ट्राइब। ठीक है, काफ़ी पुराना कल्चर माना जाता है उनका और वो वहाँ पर रह रही है। किस कारण से रह रही है? वहाँ पर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं, इसी कारण से वो वहाँ सरवाइव कर गई। लेकिन वहाँ उसको पहला लॉ ना मान करके इसको माना जाता है क्योंकि ये पहला दुनिया का लिखा हुआ लॉ है, डिकोडेड लॉ है, इसलिए इसको पहला
लॉ माना जाता है। ठीक है, तो हमने अब तक 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं। पहले पर हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ लॉ, हमने लॉ के मीनिंग को समझा था। उसके बाद अब हमने बात की है हिस्ट्री की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। अब हम इजिप्ट घुमाएं और इजिप्ट में लॉ की हिस्ट्री को देखा है। अब हम वापस आ जाते हैं इंडिया के अंदर। अब कहाँ आ जाते हैं? इंडिया में, क्योंकि हमें लॉ किसका पढ़ना है, किसका लॉ पढ़ के हमें पेपर देना है? इंडिया का लॉ पढ़ के देना है, इजिप्ट का लॉ नहीं पढ़ के देना। तो अब हम वापसी कर लेते हैं अपनी, दोबारा अपने माइंड को ले आइए कहाँ पे? इंडिया के अंदर, और बात करते हैं अब इंडियन लॉ के रिलेटेड। ठीक है, चलिए मेरे साथ लिखना स्टार्ट करिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is the longest written constitution for a country, written constitution for a country containing 448 articles, 12 schedules and numerous amendments. लिख लिया आप लोगों ने मेरे साथ? ठीक है, जैसे जैसे मैं लिखूं मेरे साथ साथ में नोट करते जाइए। नोट करने के बाद जब आप उसको एक बार लिख लेंगे और लिखते लिखते आपने उसको अपने माइंड से एक बार निकाला, और उसके बाद फिर जब अपने डिस्कशन करेंगे तो वो पॉइंट आपका ज़्यादा क्लियर होगा वहाँ पर। ठीक है, तो बात मेरी ध्यान रखिए, नोटबुक और पेन अपने साथ लेकर के बैठिए और उसको साथ साथ में नोट करिए। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 2 बातें आ रही हैं कि एक तो ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और दूसरा ये इंडिया का सबसे पहला लॉ है। आ गई ना बात? देखो, अगर हम लॉ को समझ रहे हैं और हमें यही नहीं पता कि इंडिया का सबसे पहला लॉ कौन सा है, तो हम जितना मर्जी कंसेप्ट पढ़ लें हमें बेस ही क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो इंडियाज फर्स्ट लॉ कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन भी इंडिया का ही है। ऐसा क्यों सर? देखिए, जहाँ पर जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ का लॉ उतना ही बड़ा होगा। अब आप सोचोगे कि सर पॉपुलेशन तो चाइना की भी ज़्यादा है ना, तो वहाँ का लॉ क्यों, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं बड़ा माना जाता? उसका रीज़न ये है, पॉपुलेशन चाहे चाइना की ज़्यादा हो बट इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी ज़्यादा है। यहाँ पर अगर आप देख पाएँ तो अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, और जितने रिलीजन के लोग यहाँ रहेंगे उनकी ओपिनियन उतने ही अलग होंगे, उनकी थॉट प्रोसेस उतनी ही अलग होगी, उनके एक्शंस उतने ही अलग होंगे। जितने एक्शंस अलग होंगे उतने ही क्या बनाने पड़ेंगे? लॉ बनाने पड़ेंगे। जितने लॉ बनेंगे उतना ही कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है और इंडिया का पहला लॉ माना जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर कितने आर्टिकल्स हैं? 448 आर्टिकल्स हैं, 12 स्केड्यूल्स में ये बटा हुआ, और अब तक इसमें न्यूमरस बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया के ही लॉ की, तो आप एक बात को सुन करके बहुत हैरान हो जाएंगे। वो बात क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में फिर भी हमारे पास 448 आर्टिकल है, जिसको हम दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया के पास तो इससे भी बड़े बड़े लॉ हैं। क्या सर, इससे भी बड़े? जी बिल्कुल, इससे भी बड़े लॉ हैं इंडिया के पास। देखिए कौन सा लॉ हमारे पास इससे भी बड़ा है? हमारे पास है द कंपनीज एक्ट, जो कि आपके सिलेबस का भी हिस्सा है, 2013। इसके अंदर कितने सेक्शंस है पता है आपको? इसके अंदर है 470 सेक्शंस।
कहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 448 आर्टिकल्स आ रहे हैं और कंपनीज एक्ट के अंदर देखिए कितने सेक्शंस आ रहे हैं, 470 सेक्शंस आ रहे हैं। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से भी बड़े एक्ट, बड़े लॉ हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके अलावा जैसे इनकम टैक्स एक्ट हो गया, तो उसमें तो पता नहीं कितने ही सेक्शंस हैं, अनेकों ही, हर साल अमेंडमेंट्स हो जाते हैं, बहुत सारे ऐड हो जाते हैं, बहुत सारे हट जाते हैं, तो उसका तो कहना ही क्या। कंपनीज एक्ट की बात करें तो 470 सेक्शंस हमें इसके अंदर मिलते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे बात की जाए। अब हम अपने कंसेप्ट को, बेसिक के कंसेप्ट को थोड़ा और बढ़ाते हैं आगे। ठीक है, अब हम बात वहीं पर लेकर के फिर से आते हैं जहां से हमने स्टार्ट की थी और अपना एक क्वेश्चन यहां पर क्रिएट करते हैं फिर से। ठीक है, क्वेश्चन मेरे साथ लिखिएगा, व्हाट इज लॉ, व्हाई इज लॉ रिक्वायर्ड। अब इसके साथ एक क्वेश्चन जुड़ गया या नहीं जुड़ गया, देखिए। ठीक है ना, व्हाट इज लॉ एंड व्हाई इज लॉ रिक्वायर्ड। हमें हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिला हुआ या नहीं मिला हुआ? बिल्कुल, क्या आंसर कर सकते हैं हम इसका? रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है, इसको हम स्टार्टिंग में ही क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर कि व्हाई इज लॉ रिक्वायर्ड। अब देखिए, एक तो होती है डिसीज, फिर डिसीज के दिखते हैं सिम्टम्स, और उन सिम्टम्स के दिखने के बाद क्या किया जाता है? ट्रीटमेंट। क्या किया जाता है? ट्रीटमेंट। अब देखिए, मान लीजिए कि अपने एक एग्जाम्पल लेकर के बात करते हैं इसको समझने के लिए। मान लीजिए कि मैंने आप लोगों को अपनी क्लास में बुला लिया, मैंने कहा चलो आज थोड़े मज़े करते हैं, अपने अपने बचपन को याद करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और आज फन करेंगे हम लोग। अब फन करने के लिए मैंने आपको, बचपन में हमारे पास छोटी सी साइकिल हुआ करती थी ना, वो स्कूटी जैसी, जिसको हम भगाते थे, मैंने आप सबको वो दे दी। मैंने कहा यार जियो आज अपना बचपन। आप लोग भी देख करके बड़े खुश हुए कि वाह क्या बात है, आज तो मतलब फ़न हो गया, आज तो मज़ा ही आ गया। ठीक है, हमने कहा आज ध्यान मत दो, तुम बड़े हो छोटे हो, आज बचपन को एंजॉय करो अपने। जब वो स्कूटी आपको, वो साइकिल आपको दे दी गई, तो आपने क्या किया? मैंने कहा आप चलाओ इस साइकिल को। जब आपने उस साइकिल को क्लास में ही चलाना शुरू किया, तो आपने क्या किया? कोई तो किसी दीवार में जाके मार रहा है, कोई किसी दीवार में जाके मार रहा है, कोई किसी कहीं ठोक रहा है उसको, कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है, पूरी क्लास का क्या कर दिया? कचरा कर दिया। जब मैं आपको एंजॉय करने दे करके बाहर चला गया, जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि यार ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो गई। ठीक है, कि इन लोगों ने तो पूरा सिस्टम ही बिगाड़ के रख दिया, और अब इनको क्या करना पड़ेगा? इनको कुछ कह भी नहीं सकते, अब इनको एंजॉय भी करवाने की बात कही है, और मैंने ही कहा था कि इनको एंजॉय करवाना है, फन करवाना है, तो अब इनको क्या है, एक सिस्टम में ले आते हैं ताकि इनका एंजॉयमेंट भी हो जाए और नुकसान भी कोई ना हो। तो आपको क्या कहा गया कि अब आप एंजॉय करिए, फुली एंजॉय करिए, पर आपको अब जो स्कूटी चलानी है, जो साइकिल चलानी है, वो क्या चलानी है? एक सिस्टम में चलानी है। सिस्टम में कैसे चलानी है? जो क्लास की दीवार है, अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो आप सिर्फ दीवार के इर्द गिर्द ही चलाएंगे, दीवार के साथ साथ ही चलाएंगे, कोई भी इधर से उधर नहीं आएगा, और सबके सब एक लाइन के अंदर चलेंगे। ठीक है, अब सबको क्या ला दिया? सिस्टम में ला दिया। और अगर किसी को अपनी व्हीकल पार्क करना है, अपनी साइकिल पार्क करनी है, तो वो पर्सन सेंटर में आ करके पार्क करेगा। सबसे पहले क्या हुआ? आपको दे दिया था साइकिल चलाने को, उससे क्या हुआ? डैमेज होना स्टार्ट हो गया, सिस्टम आउट हो गया सारा। अब हमने उस सिस्टम को इन करने के लिए क्या किया? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां पर क्रिएट कर दिए, और आप लोगों के जो एक्शंस हैं उनको किस में ले आया गया? सिस्टम में ले आया गया। ठीक है, तो जब हमने वो रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां क्रिएट कर दिए और आप लोगों को एक सिस्टम में ले आया गया, तो उसी को हमने क्या कहा? लॉ कहा। ठीक है, अब देखिए यहां पर 3 टर्म्स लिखी हुई हैं, एक लिखा हुआ है डिजीज, दूसरा लिखा हुआ है सिम्टम्स, और तीसरा लिखा हुआ है
ट्रीटमेंट। अब डिसीज़ क्या थी कि आप लोगों को जब साइकिल चलाने को दी गई, ठीक है, तो आप लोग क्या हो गए, सिस्टम से बाहर हो गए, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि आप लोगों ने पूरी क्लास का क्या कर दिया, कचरा कर दिया। वो अनसिस्टम में होना वो डिसीज बन गया, ठीक है ना। वो सिस्टम से बाहर हो जाना हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर गया, तो वो हमारी बीमारी हो गई कि अब इनको क्या सही करना है सिस्टम को, वो सिस्टम में लेकर के आना उसको। तो वो जो सिस्टम से बाहर हो गया था, सिस्टम से आउट हो गया था काम, एक्शन, वो डिजीज हो गया। सिम्टम क्या दिखे, जब मैं क्लास में आया तो मुझे पूरी क्लास कचरा हुई दिखी। जब मुझे कचरा हुई दिखी, मुझे पता लग गया कि सब कुछ क्या है, सिस्टम से आउट है। अब उसको सिस्टम में लाने के लिए हमने क्या किया, ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट क्या किया हमने कहा कि हम क्या बना देते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देते हैं। क्या बना देते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देते हैं। और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस किस फॉर्म के अंदर आ गए, उस बीमारी को ठीक करने के ट्रीटमेंट के फॉर्म में आ गए, ठीक है ना। जैसे किसी पर्सन को बुखार हुआ, अब बुखार हुआ तो मतलब उसको कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो वो उसकी डिसीज़ हुई। अब उसकी बॉडी में कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, उसको बुखार हुआ, उसका शरीर गर्म होना स्टार्ट हो गया, वो सिम्टम हो गए। अब डॉक्टर क्या करेगा, उसका ट्रीटमेंट करेगा। और यही प्रोसेस बिल्कुल क्या चलता है, लॉ के अंदर चलता है कि सबसे पहले कोई चीज़ लेकर के आई गई, फिर देखा गया कि वो कैसी चल रही है, कितने सिस्टम में चल रही है, फिर उसको देखा गया। जब उसको देखा गया कि ये सिस्टम से आउट है, तो उसको सिस्टम में लाने के लिए क्या बना दिया जाता है, सिचुएशन को देखते हुए, मेरे वर्ड्स को थोड़ा सा फोकस करिएगा, सिचुएशन को देखते हुए उसको क्या लाया जाता है, सिस्टम में लाया जाता है कि कितनी सिचुएशन बिगड़ चुकी है, फिर उसी पर बेस्ड करके क्या बनाए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। उस प्रॉब्लम का, उस डिसीज का क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। बात समझे आप। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन है, व्हाई इज लॉ रिक्वायर्ड। तो किसी भी चीज को सिस्टम में लाने के लिए, किसी भी डैमेज को कवर करने के लिए लॉ बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम बात करें। अब जैसे अपने बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने बात की कि आपको साइकिल चलाने को दी और ये पूरा उससे रिलेटेड एग्जाम्पल, तो क्या इससे रिलेटेड कोई एक्ट है हमारे इंडिया में? बिल्कुल है ना। कौन सा वाला? इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988। इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988। ये एक्ट क्यों आया होगा, सोचिए आप। सबसे पहले इंसान चलता था स्टोन एज के अंदर, इंसान भागता था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। फिर इंसान ने क्या किया, इंसान ने गाड़ी बनाई, ठीक है ना। इंसान ने क्या बनाई, गाड़ी बनाई। जब गाड़ी बनाई तो फिर उस गाड़ी को चलाने का कोई वे होगा, ठीक है ना। उस गाड़ी को चलाने का कोई वे होगा भी। इंसान को अब नहीं समझ में आ रहा कि वो कैसे चलाए उसको। जब वो चला रहा है, उसको सिस्टम समझने में टाइम लगेगा। जब वो चला रहा है तो उसको चलाने में बहुतों को दिक्कत होगी। जो लोग वहाँ पर और सर्वाइव कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अब उसके एक्शंस को, जो इंसान उस गाड़ी को चला रहा है, उसके एक्शंस को सिस्टम में लाने के लिए क्या बनाना पड़ा, वहाँ पर कुछ सिस्टम क्रिएट करना पड़ा कि आप यूं चलोगे, आप इस साइड में चलोगे, इस साइड में व्हीकल चलेंगे, ये सिस्टम होगा, ठीक है। जेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई। तो इस तरह से धीरे 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 करके क्या हम सिचुएशंस को देखते गए कि सिचुएशन कैसे क्रिएट हो रही है। ज़्यादा लोगों के पास व्हीकल आने लग गए। जब ज़्यादा लोगों के पास व्हीकल आने लग गए, फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। फिर हमें और ज़्यादा उसके बारे में सोचना पड़ा, और ज़्यादा सिचुएशंस क्रिएट होनी स्टार्ट हो गई। और जैसे जैसे सिचुएशंस क्रिएट होनी स्टार्ट हुई, हम क्या करते गए, रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंज करते गए। हर साल नए एक्ट, उनके अंदर अमेंडमेंट्स, चेंज, इस तरह से सिचुएशंस के अकॉर्डिंग क्या बनते रहते हैं, लॉ बनते रहते हो। जो हमारा इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट है, ये अभी करंट का एक्ट है जो कि चल रहा है। और इसी के अंदर हमारे जो भी रोड के जो सिग्नल्स हैं या जो साइंस हैं जिनके डायरेक्शन में हम चलते हैं, वो सब इसी के अंडर में आते हैं। मतलब हमारे रोड पर एक्शंस करने के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वो सारे इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंडर ही आएंगे। बात समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो लॉ का काम क्या है, सिस्टम क्रिएट करना। लॉ का काम क्या है, सिस्टम क्रिएट करना। चलिए आगे बढ़ें। अब हम
थोड़ा सा जो हमारा क्वेश्चन है कि वाई इज़ लॉ रिक्वायर्ड, उसको थोड़ा सा हम अपने फॉर्म के अंदर लेकर के आते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है। अब आपने क्वेश्चन लिखा, आप क्वेश्चन का आंसर करने का वे भी थोड़ा सा देखिएगा और साथ में हम उसका आंसर भी करते हैं। जैसे देखिए मेरे साथ साथ लिखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमने एक बार दोबारा नोट कर लेते हैं हम। ठीक है, हमने क्वेश्चन किया है वाई इज लॉ रिक्वायर्ड, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें इस क्वेश्चन को आंसर करना है। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आंसर करिए, आप लोग लिखना स्टार्ट करिए मेरे साथ में। तो लिखिए, यहाँ पे हमने आंसर डाला और यहाँ हमने डाला ए पॉइंट। ठीक है, ए नहीं, इसको आप उसी में ले लीजिए, फर्स्ट पॉइंट हम डालते हैं इसका। ठीक है, पहली लाइन लिखिए, लॉ is not made for preparation sake. Law is not made for preparation sake. फिर उसके बाद लिखिए सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में लिखिए the situation demands the law. The situation demands the law. इसके बाद थर्ड पॉइंट लिखिए, when difference of opinion or behavior in people damages the person, then law is made to safeguard. Law is made to safeguard such a person or victim. Such a person or victim. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, there is history behind every law. Behind every law. अब हम आगे क्या बात करेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल्स पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने ये जो आंसर फॉर्म किया है उसको उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, लॉ इज़ नॉट मेड फॉर प्रिपरेशन सेक, द सिचुएशन डिमांड्स द लॉ। पहली लाइन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लॉ इज़ नॉट मेड फॉर प्रिपरेशन सेक। ठीक है, अब इसमें हम क्या कहना चाहते हैं कि लॉ सिर्फ बनाने के लिए ही नहीं बनाया जाता है। क्या समझाना चाहते हैं कि लॉ सिर्फ बनाने के लिए ही नहीं बनाया जाता है, या लॉ ऐसे ही नहीं बनाया जाता है, या हम ये कहें कि जो लॉ बनाते हैं वो फ्री ही नहीं बैठे हैं, कि वो बस बैठे हैं वहाँ पर, उनका कोई काम नहीं है और चलिए आज एक लॉ बना देते हैं। तो ऐसे ही लॉ नहीं बनाया जाता है, या बनाने के लिए ही लॉ नहीं बनाया जाता है। सेकंड पॉइंट हमें इसका प्रॉपर आंसर देता है। सेकंड पॉइंट हमें क्या कहता है, द सिचुएशन डिमांड्स द लॉ। हम स्टार्टिंग टू एंड, जब हमने क्लास स्टार्ट की, हम क्या बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कि लॉ जब बनेगा तो वो किस पर बेस्ड होगा, सिचुएशंस पर बेस्ड होगा। हमने जब एग्जांपल लिया कि जब गाड़ी आई पहली बार, इंसान ने चलानी शुरू की, तो उसके अंदर जो सिचुएशंस क्रिएट हुई उन पर फोकस किया गया कि किसको डैमेज हो रहा है, कैसे डैमेज हो रहा है, उस चीज़ को सिस्टम में लाने के लिए क्या बनाया गया,
लॉ बनाया गया। तो सबसे बड़ी बात, जब आपसे पूछा जाए ना कि व्हाई इज लॉ रिक्वायर्ड, तो आपका एक लाइन में अगर आंसर हो तो आप क्या बोलेंगे? द सिचुएशन डिमांड्स द लॉ। क्या बोलेंगे? द सिचुएशन डिमांड्स द लॉ। थर्ड पॉइंट हमें क्या बोल रहा है? सबसे पहला जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। क्या? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और बिहेवियर। अब देखिए बिहेवियर की यहां पर बात आ रही है, एक वर्ड आ रहा है बिहेवियर। देखिए बिहेवियर से मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन मिसबिहेवियर कर रहा है, उसके मिसबिहेवियर करने से लॉ बना दिया जाएगा। अगर किसी पर्सन के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से किसी को डैमेज हो रहा है या किसी पर्सन के मिसबिहेवियर से किसी को डैमेज हो रहा है, तो उस डैमेज को रिकवर करने के लिए क्या बनाया जाएगा? लॉ बनाया जाएगा। अब देखिए बात आगे जो कही गई है उसी को पूरा ध्यान दीजिए। व्हेन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और बिहेवियर इन पीपल डैमेजेस द पर्सन, राइट? यहां पर वर्ड डायरेक्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना लॉ बनाने का कारण नहीं है। जब उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से किसी को डैमेज होगा, जब उस मिसबिहेवियर से किसी को डैमेज होगा, तब क्या किया जाएगा? लॉ इज मेड, तब लॉ बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? लॉ बनाया जाएगा। क्यों? टू सेफगार्ड सच ए पर्सन, जिसको डैमेज हो रहा है, जिस पर्सन को डैमेज हो रहा है, उस पर्सन को सेफ गार्ड करने के लिए, या फिर जो लॉफुल लैंग्वेज के अंदर वर्ड बोलते हैं विक्टिम, लॉफुल लैंग्वेज में हम वर्ड बोलते हैं विक्टिम। देखिए आपको अपना आंसर करते हुए ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका आंसर लॉफुल लैंग्वेज के अंदर होगा तो आपको और ज़्यादा मार्क्स वहाँ पर मिलेंगे। अगर आप अपना आंसर एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर, जैसे कि हमने देखो ये जब न्यूमेरिकल यहाँ पर न्यूमेरिकल लगाए हैं, नंबर्स लगाए हैं यहाँ पर, तो वो बिल्कुल देखिए नंबर के नीचे नंबर, नंबर के नीचे नंबर और अल्फ़ाबेट के नीचे अल्फ़ाबेट, वर्ड के नीचे वर्ड। तो इस तरह से आपको फॉर्मेट करना है अपना आंसर, तभी अच्छा आंसर दिखाना है एक नोटबुक के अंदर वहाँ, ठीक है ना, ताकि वो देखने वाला खुश हो जाए और आपका आंसर देखते ही आपको क्या दे दे? मार्क्स दे दे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जिस पर्सन को डैमेज हो रहा है, जो विक्टिम है, उसको मतलब सेफ गार्ड करने के लिए लॉ बनाया जाता है। और हर लॉ के पीछे क्या होती है? कोई ना कोई हिस्ट्री होती है। लॉ ऐसे ही नहीं बन जाता, कोई भी एक्ट ऐसे ही नहीं बन जाता, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे ही नहीं बन जाते, उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है, ठीक है, कोई ना कोई हिस्ट्री ज़रूर होती है। तो हम बात करते हैं, जैसे सबसे पहले हम एग्ज़ाम्पल जो लेते हैं उस पर हम बात करें तो सबसे पहला हमारा एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आ जाता है भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी होगा आपका होमवर्क, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च करिए, देखिए कि ये क्या है, क्या ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी जिस पर बेस्ड की हम लॉ में इसकी बात करने जा रहे हैं। तो ये आपका होमवर्क है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।